नमस्कार बच्चों, मैं अमित पटेल राम सजीवन इंटर कॉलेज जबरापुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने क्लास 10th के पहले चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, कोरोना महामारी के चलते इस बार जो है आपका जो 30% सिलेबस कम हुआ है, उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 2 है यानी पॉलिनोमियल्स बहुपद वो नहीं है। इसके बाद थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें हमें क्या बताना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है, इसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, अर्थात हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, समीकरण क्या होता है। तो समीकरण क्या होता है यानी एक ऐसा कथन है जिसमें दो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए जो बीजीय व्यंजक हैं वो दोनों क्या हो, समान हो, अर्थात इक्वल में क्या लगा हो, 0 हो। अगर ऐसा हम कुछ लिख रहे हैं कि 5x + 15 = 0, तो ये क्या है, हमारा एक समीकरण है। अगर हम लिख दें 5x + 15, तो ये खाली हमारा क्या हो जाएगा, ये व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, व्यंजक कहेंगे। ठीक, तो रैखिक समीकरण समझ में आया। यानी एक ऐसा कथन है जिसमें दो बीजीय व्यंजक क्या हो, समान हो, अर्थात इक्वल हो। फिर आते हैं एक चर में रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है कि केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, अर्थात मान जैसे हम जानते हैं कि चर क्या होती हैं जिसकी वैल्यू निश्चित नहीं रहती है, अर्थात जैसे मान लो x है, y है, z है, ये क्या है, हमारे चर है। अर्थात क्या कहता है कि केवल एक चर वाले समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, जिसमें अर्थात x y अगर z हो तो उसकी पावर क्या हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल क्या लिखा हुआ, 6x + 7 = 6x + 7, अर्थात इसमें x की पावर क्या है, 1 है, इसमें भी x की पावर क्या है। लेकिन इसमें कितने चर हैं, एक चर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया है, एक चर लिया है। फिर आते हैं दो चर में रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो समान चर वाले रैखिक समीकरण। यानी अगर दो समान चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर समीकरण युग्म कहते हैं। अर्थात मान लेते हैं इसमें कितने चर होंगे, दो होंगे। कौन कौन से, x और y होंगे। हम दो चर ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, यानी अगर मान लीजिए हम a1x + b1y + c1 = 0, तो एक चर हमारा x हो गया, एक चर हमारा y हो गया। और भी देखते हैं, मान लो तो a2x + b2y + c2 = 0, ये इसमें भी x क्या है, चर, और y क्या है, चर। अगर हम a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था, इसलिए a1 b1 c1 क्या है, रियल नंबर। जहां लिख देंगे, जहां a1, b1, c1 आर रियल नंबर। ठीक, तो ये a1 b1 c1 क्या है, रियल नंबर है। ठीक, अब आते हैं इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए इक्वेशन कैसा है, किसका इक्वेशन है, इसमें बनेगा क्या। तो हम बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर टू वेरिएबल होते हैं, टू चर राशियां होती है, तो किसका इक्वेशन होता है, वो सरल रेखा का इक्वेशन होता है। किसका, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो क्या होता है, y = होता है mx + c। ठीक, इसमें दो चर हैं, y भी चर है, x भी चर है। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें कितनी लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी। क्या है, ये रैखिक समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, रैखिक समीकरण हो जाता है। लेकिन इसमें अगर हम दो इक्वेशनों की बात करें तो कितने हो जाएंगे, दो लाइन इक्वेशन बनेंगे। ठीक, अब हमें यह देखना है कि ये लाइन के इक्वेशन तो है, हमें यह पता चल गया स्टैंडर्ड फार्मूले से कि y = mx + c होता है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। तो इससे हमें यह पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अगर हमें कह देता है कि ग्राफ में ड्रा कीजिए, दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दे दिया और ग्राफ में ड्रा करना है, तो कैसी लाइनें बनेगी। तो जब हमें यह देखते हैं कि कैसी लाइन बनेगी, तो अब उसके इक्वेशन पर डिपेंड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन जैसे दे दिया हमारे पास, कोई भी इक्वेशन दे दिया, उसमें हम देखेंगे कि उसमें तीन चीजें होती हैं।
या तो वो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन करना, यानी काटना। कैसे? मान लो हमने कोई ग्राफ ड्रा किया, कुछ ऐसा ग्राफ है हमारा, तो वो लाइनें अगर कोई लाइन अगर मान लो ऐसी जाती है, कोई लाइन ऐसी जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। यहां मूल बिंदु होता है, ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी? हमारी समांतर की, यानी रेखा या तो एक दूसरे को कट करेगी, या तो समांतर होगी, या तो संपाती होगी, अर्थात उसी लाइन पे होगी। ठीक, तो हम दूसरा जब ग्राफ मान लो ड्रा करेंगे, अगर कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्या हो जाएंगे, दोनों सरल रेखा क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगी, तो कुछ लाइन मान लो ऐसे आएंगे एक दूसरे। क्या होंगी वो लाइन? इस लाइन के परस्पर क्या है? वो समांतर रहेगी। तीसरी कंडीशन क्या है? संपाती की कंडीशन क्या है? अर्थात संपाती की कंडीशन मान लो ऐसे ग्राफ ड्रा करते हैं, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? संपाती का मतलब होता है एक ही लाइन पर बनना। क्या होता है? एक ही लाइन पर बनना, अर्थात वह पॉइंट उसी लाइन को क्या करती है? एक तरह से ढक लेना, उसी के ऊपर रहना या उसी पर रहना, वो क्या हो जाएगा? संपाती। तो ये हमारी किसकी कंडीशन है? समांतर की। ये क्या है? समपाती की। क्या हो गई? समपाती की हो गई। तो हम समझ लिया कि प्रतिच्छेदी बिंदु कहां से है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, और संपाती रेखाएं कैसी होती हैं। का हल दो टाइप्स के होते हैं, यानी आलेखी विधि और बीजगणितीय विधि। तो आलेखी विधि यानी ग्राफिकल मेथड, यानी हमारे पास दो लाइन की क्वेश्चन दे दिए जाएगा कुछ इस फॉर्म के, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कुछ इस फॉर्म के हमें क्वेश्चन दे देगा, इसके द्वारा आलेखी विधि से हमें हल करना पड़ेगा। फिर बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। क्या होता है? सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। इलिमिनेशन मेथड यानी इलिमिनेट कर देना, एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है जैसे हम किसी स्थान पर बैठे हैं, उसी स्थान पर किसी और को बिठा देना, यानी एक स्थान से उसी को प्रतिस्थापित कर देना, यानी उसकी क्या कर देना? जगह बदल देना। मात्र उस जैसे दो इक्वेशन है, इसकी वैल्यू मान लो इससे y की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में रख देना, तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। विलोपन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, यानी किसी को हटा देना। क्या होता है? किसी को हटा देना, यानी अगर इसमें से कोई एक टर्म बराबर हो जाएगा, इसमें से एक टर्म कोई बराबर हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि क्या है? यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसने कह ही दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? आलेखी विधि। आलेखी विधि में हमें यह पता होना चाहिए, मान लो कि एक दो इक्वेशन दे दिए, तो ये प्रतिच्छेद करते हैं कि समांतर है या संपाती है। तो कैसे हल करेंगे? जब हम सवाल को हल करेंगे तब पता चलेगा। तो इसके बाद हम एक ठो एग्जाम्पल देखते। एग्जाम्पल क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल 0, 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल 0। आलेखी विधि से हल कीजिए, अर्थात ग्राफिकल मेथड से हल कीजिए। जब हम ग्राफिकल मेथड से हल करते हैं तो इसका सिंपल सा क्या है कि सबसे पहले लिख लेते हैं कि 3x माइनस का 4y प्लस का 3 इक्वल 0। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस का 4y माइनस का 21 इक्वल 0। तो जब हमें x और y की वैल्यू निकालना होता है तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू रख लेते हैं। ठीक, यानी अगर हमने x की वैल्यू रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्योंकि ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है तो ग्राफ में हमें पॉइंट पता होने चाहिए। तो पॉइंट कहां से निकालेंगे? तो पॉइंट हम कुछ ऐसे निकालेंगे, यानी अपने से हम मान लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से क्या आता है, मान लेते हैं पुट x इक्वल टू क्या रखते हैं हमने, मान लो x इक्वल टू क्या रख दिया
3 रख दिया। इसमें हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू 3 रखा। तो x इक्वल टू जब 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें निकालना है। क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यानी 3 इंटू 3 माइनस का 4y प्लस का 3 इक्वल 0। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 9 आएगा। 9 माइनस का 4y प्लस का 3 इक्वल 0। इसको उधर ले जाएंगे तो कहाँ में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, यानी माइनस 4y को उधर ले जाएंगे प्लस में जाएगा, अर्थात यानी 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। अर्थात एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, 3,3। ये किससे आया है, समीकरण 1 से आया है। इसके द्वारा और पॉइंट निकालते हैं। अभी हमने 3 रखा, मान लो x की जगह क्या रख देते हैं हम, -1 रख देते हैं। तो लिखते हैं पुट x इक्वल टू -1। जैसे ही -1 रखते हैं तो क्या आएगा, यानी 3 इंटू -1 माइनस का 4y प्लस 3 इक्वल 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, अर्थात y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, यानी -1,0। ठीक, इसी प्रकार अब अगले क्वेश्चन से पॉइंट निकालते हैं, यानी समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से कैसे निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो जैसे समीकरण 2 से निकालते हैं, इसमें भी हम मान लो वैल्यू रख देते हैं, x इक्वल टू क्या रख दें, 3 रख देते हैं। तो पुट x इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो y इक्वल टू क्या निकलेगा, यानी 3 इंटू 3 प्लस का 4y माइनस का 21 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं, 9 में 21 तो कितना बचेगा, यानी बचेगा हमारा 12, यानी 4y इक्वल टू ये -12 बचेगा, अर्थात -4y माइनस 12 इक्वल 0। तो 4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस समीकरण 2 से क्या है, कोऑर्डिनेट हमारा 3,3। फिर एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो इसमें हम क्या रख दें, कोई भी वैल्यू आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद रख देते हैं, मान लो 7 रख दिया, यानी पुट x इक्वल टू 7। तो क्या आएगा, 3 इंटू 7 प्लस 4y माइनस 21 इक्वल 0। तो कितना आ जाएगा, 3 7 21, 21 में 0 चला जाए, 0 हो जाएगा प्लस और माइनस की। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ गया हमारा, 7,0। अब हम क्या ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि हमें कहता है कि आलेखी विधि से हल कीजिए, यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा हमने पॉइंट यहाँ लिख लिया है, ठीक। अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, तो हमें यही देखना है, यानी ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। हमने ऐसे बनाया, यहाँ मूल बिंदु होता है, अर्थात कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यहाँ 0 0 होते हैं। ये x एक्सिस होता है, पॉजिटिव x एक्सिस। ये क्या होता है, पॉजिटिव y एक्सिस होता है। ये क्या होता है, निगेटिव x एक्सिस होता है। ये क्या होता है, निगेटिव y एक्सिस होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 -1 -2 -3, ऐसे इधर उधर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, -1 -2 -3 -4। ठीक, अब हम पॉइंट रखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 के जो पॉइंट है, क्या आया है, 3,3। क्या आया है, 3,3। तो पहले ये x का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का कोऑर्डिनेट होता है। तो x अक्ष में जाएंगे 3, ये हो जाएगा, y अक्ष में 3, अर्थात पहला पॉइंट हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। ये पॉइंट, ये 3, अर्थात ये हमने मान लिया इसको a, इसको मान लिया a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको हमने d मान लिया। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या गया, a। अब b -1,0, तो -1 हमारा x ये है, फिर 0, अर्थात b पॉइंट हमारा यहां आ जाएगा। अब हम इन दोनों पॉइंटों को, क्योंकि हम जानते हैं कि दो पॉइंटों को मिलाने पर क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम इन दोनों पॉइंटों को कुछ ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये लाइन आगे को बढ़ती चली जाएगी, ये लाइन इधर को बढ़ती चली जाएगी। अब आते हैं समीकरण 2 से जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए, अर्थात बिंदु सी क्या आ जाएगा, बिंदु सी भी यहीं आएगा। क्या आ जाएगा, बिंदु सी भी यहीं आएगा, क्योंकि 3,3 है, ये 3 इधर से 3 इधर से।
डी में आते हैं 7,0 अर्थात x एक्सिस में 7 और y एक्सिस में क्या आ जाएगा 0 अर्थात ये यहाँ आ जाएगा यानी 7,0 यानी डी पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को हम कुछ ऐसे मिलाते हैं तो हमने क्या देखा कि ये लाइन यहाँ कट कर रहा है। अभी हमने बताया है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो क्या होता है प्रतिच्छेद बिंदु निकलता है। तो अर्थात इसके पॉइंट क्या निकलेंगे 3,3। हमें यही इसी तरह ड्रा करना था अर्थात हमारे जो क्या हो जाएंगे जो पॉइंट होंगे वो 3,3। तो हमें इससे क्या पता चला कि ये दोनों क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो हम ये क्योंकि ये किस लाइन का इक्वेशन है ये पहले इक्वेशन से प्राप्त हो रहा है अर्थात इसे हम कहेंगे 3x माइनस का 4y और प्लस का 3 का 0। ये इस लाइन का इक्वेशन है। ये किस लाइन का इक्वेशन है ये है 3x माइनस का 4y माइनस का 21 इक्वल 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसको देखना, ये चार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो अनुपातों की तुलना, आलेखी निरूपण, बीजगणितीय व्याख्या। हमारे पास यदि दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो कुछ इसके माध्यम से हम प्रतिच्छेदी रेखाओं का पता कर सकते हैं कि समांतरी रेखाएं हैं कि समांतर रेखा है। तो अगर ये लाइन है हम कैसे पता करेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा है, समांतर रेखा है। इसका हल कैसा है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है। तो अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक, यानी अगर इसमें हम a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती है, क्या होती है आपस में, यानी a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल अर्थात 1/2 है, डज नॉट इक्वल 1/3, तो क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाओं के अंतर्गत हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में कट करती हैं तो उसकी एक ही वैल्यू आती है, उसका सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, अर्थात कोई फिक्स पॉइंट आ जाएंगे, x और y के क्या हो जाएंगे फिक्स पॉइंट आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ठीक, कुछ अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है अर्थात ये तीनों आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, यानी अगर 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 या इसी को कह सकते हैं 3/6 या कुछ ऐसे आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारी समांतर रेखाएं हो जाएंगे। समांतर रेखा में अनंत हल यानी वो संपाती रेखा, संपाती रेखाएं अर्थात एक दूसरे के ऊपर होती है लाइनें, ठीक, कोई उसके अनंत हल, अनंत हल का मतलब यहां से भी पॉइंट ले सकते हैं, यहां से भी, उसके बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसलिए उसे क्या कह देते हैं, इसके बीजगणितीय व्याख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी अनंत हल हो जाएगी। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन, a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, यानी अगर ये वैल्यू तो इक्वल है, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 तो है पर डज नॉट इक्वल c1/c2, यानी ये वैल्यू अगर कुछ ऐसे है, मान लो 1/2 3/6 इक्वल 15/6, हम देख रहे हैं ये तो आपस में इक्वल है ना, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 1/2, यानी ये आपस में इक्वल है, लेकिन ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है वो क्या हो जाती है समांतर रेखाओं की। इसके हल कोई हल नहीं, अर्थात कोई हल का मतलब नहीं, जैसे हम इसका ग्राफ का निरूपण करते हैं ये समांतर रेखाएं ऐसी हैं, ये दोनों आपस में कभी मिलती नहीं है, ठीक, ये समांतर जैसे रेल की पटरियां हैं आपस में कभी मिलती हैं नहीं मिलती, वो क्या है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी समांतर रेखाएं। यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें ग्राफ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सपोज दैट हमारे पास अगर एक एग्जांपल दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं कि कैसी है, कैसी रेखाएं हैं, तो हमें ये जब देखना है यानी हमें कैसे करना है इन सवालों को, तो ये देख लेते हैं। यानी अगर हमारे पास जैसे दो इक्वेशन दिए हुए, ठीक, कुछ ऐसा दिया हुआ है, सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे, तुलना कर देंगे, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से कंपेयर करने पर, तुलना करने पर a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू आ जाएगी -4, c1 की वैल्यू आ जाएगी 3, इससे क्या आ जाएगी a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी 4 C2 की वैल्यू आ जाएगी -21। तो जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लिए हैं, अब हम देखते हैं सबसे पहले पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन हमने अप्लाई किया तो क्या है हमारा, यानी a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/6
3, B1 अपान B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपान A2 की वैल्यू क्या आ गई 1, क्या आ गई 1, B1 अपान B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो जब हम यही देख लिया कि ये वैल्यू 1 आ रही है, क्या आ रही है -1 आ रही है, अर्थात क्या कंडीशन फॉलो हो रही है A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2, यानी A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2। तो जब ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है अर्थात हमारे क्या है, हमने अभी चार्ट बनाया था उसमें क्या था, ये प्रतिच्छेदी रेखा थी, क्या थी प्रतिच्छेदी रेखा। अभी हमने ग्राफी से सॉल्व किया था तो भी प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक। तो दो इक्वेशनों में इनमें एक ही कंडीशन फॉलो होगी, क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, तो फिर संपाती और समांतर नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों, अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।